हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पुनः हम क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स का वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हो गए और अतुल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे बहुत से आवेशों के बीच लगने वाला बल। इसका मतलब क्या हुआ? इसके पहले आप कूलाम का नियम पढ़े थे। इसके पहले कूलाम का नियम आप लोग पढ़े थे। कूलाम के नियम में जो बल आया था वह दो बिंदु आवेशों के बीच आया था केवल, यानी ऐसा निकाय जिसमें दो बिंदु आवेश हों, उनके बीच लगने वाले बल के लिए आप लोग पढ़े थे कूलाम का नियम। लेकिन उसी कूलाम के नियम की सहायता से अब अगर कोई ऐसा निकाय है जिसमें बहुत से बिंदु आवेश हों, उनके बीच कैसे बल निकाला जाएगा, इसकी गणना आप कूलाम के नियम के आधार पर कर लेंगे। तो आज यही हेडिंग रहेगी, बहुत से आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब देखिए, कोई निकाय हम ले लेते हैं। जैसे यह कोई निकाय है, इसमें तमाम बिंदु आवेश हैं इस तरह से। इसी तरह यह आवेश तक जाइएगा आप लोग। यह मान लीजिए Q1 आवेश है, यह Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, Q4 आवेश है, Q5 आवेश है। इसी तरह कई आवेश हो सकता है। तो इसके बीच बल निकालने के लिए क्या किया जाता है? एक बिंदु आवेश को स्थिर मान लिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी बिंदु आवेश आप स्थिर ले सकते हैं। एक बिंदु आवेश को स्थिर मान लीजिए हमने Q1 बिंदु आवेश को स्थिर मान लिया, और स्थिर मानते हुए यहाँ से इसकी दूरी देखिए, फिर यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी लिया जाएगा। यह मान लीजिए R लिया गया, 2 1 है मान लीजिए। यह देखिए R3 1 है, 3 और 1 के बीच में। यह दूरी R4 1 ले लीजिए, और यह R5 1 ले लीजिएगा। इसी तरह n अगर आता है तो अगर n तक जाते हैं तो वह RN1 लेंगे। यह देखिए दूरी आप ले सकते हैं। और अगर इसके द्वारा देखा जाए Q2 के द्वारा Q1 पर बल, तो आप जान रहे हैं प्रतिकर्षण बल ही होगा। दोनों पर समान आवेश है, प्रतिकर्षण बल होगा। तो यह देखिए इस तरह हम दिखा रहे हैं, यह F1 2 के बीच लगने वाला बल है। उसी तरह से आप Q2 वाला भी ले सकते हैं। Q2 देखिए कहाँ पर है, Q2 वाला तो हो गया। यहाँ पर Q3 वाला लीजिएगा। Q3 वाला जब लेंगे तो यह देखिए इस तरह जाएगा, इस पर भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। चूंकि यह इसको प्रतिकर्षित करेगा इसी सीध में, तो यह देखिए हम लिख दिए F1 3। और इसी तरह आप कई बल, जैसे Q4 वाला लेना है तो देखिए Q4 के सीध में जाएंगे, और यहाँ पर जो है F1 4 लिख दीजिएगा। यह ले सकते हैं। अगर आप लोगों को F1 2 निकालना है, यानी 1 और 2 के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, तो आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिया जाएगा, Q1 लिया जाएगा, Q2 लिया जाएगा अपान इनके बीच की दूरी। देखिए हम लिए हैं, इनके बीच की दूरी जो है वह क्या है, R12 है, R12 है। इनके बीच की दूरी देखे लिए हैं। इसके साथ साथ चूंकि यह सदिश योग के बराबर होगा एक तरीके से, तो यहाँ पर जो है R21, यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिया जाता है। क्या लिया जाता है? यूनिट वेक्टर ले लिया जाता है R21। चूंकि सदिश इसमें आएगा, बल सदिश है तो सदिश योग के बराबर रहेगा। यह अध्यारोपण का सिद्धांत भी इसी में हम बताएंगे, जो कि वेक्टरों के सदिश योग के बराबर आएगा। यही अध्यारोपण का सिद्धांत रहेगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत इस पर लागू होगा। इसी तरह अभी हम लिखवाते हैं उसको। 1 3 आप निकालना चाहेंगे तो इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर जो है Q1 Q3 हो जाएगा अपान R13, और यहाँ पर भी यूनिट वेक्टर 3 1 ले लेना है। ध्यान रखिएगा 3 1 2 1 इसी तरह जाएगा। अगर मान लीजिए आप अगला F1 4 लेना चाहेंगे तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आएगा, और Q1 Q4 आ जाएगा अपान R14 यहाँ लिखा जाएगा, और R यहाँ पर
4 1 लिख देंगे। यह देखिए लिखने का तरीका इसी तरह है, इसी तरह आप n तक आप जाएंगे और सबका योग जब करिएगा तो देखिए क्या आ जाएगा, सदिश योग के बराबर होगा तो यफ 1 2 प्लस यफ 1 3 प्लस यफ 1 4, इसी तरह आगे जाएगा बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपान R12 और यहाँ पर यूनिट वेक्टर भी लगाते जाएगा R21 और प्लस इसी तरह आगे योग कर लीजिएगा, यह सब जुड़ जाएगा मिला करके। तो यह देखिए इस पर यह नियम लागू होगा और इसी के आधार पर इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा। तो सबको समझ में आया होगा, यह फिगर बना लीजिएगा आप। चलिए लिखिएगा, बहुत से यह हेडिंग डाल लीजिए, उसके बाद हम लिखवा रहे हैं। फिगर बना लीजिए आप लोग, बहुत से हेडिंग, यह हेडिंग डाल करके या फिगर पहले बनाइए, फिर हम लिखवाते हैं, उसके बाद तक इसको नोट करना है। तो आप लोग कर लीजिए इतना। नोट करने के बाद हम फिर लिखवा रहे हैं आप लोगों को क्या लिखना रहेगा। चलिए नोट हो गया होगा या फिगर बन गया होगा, लिखिएगा। बहुत से आवेशों के बीच, बहुत से आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना, लगने वाले बल की गणना अध्यारोपण सिद्धांत से की जाती है, अध्यारोपण सिद्धांत से की जाती है। अध्यारोपण सिद्धांत से की जाती है, जो निम्नवत है, लिखिएगा जो निम्नवत है। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा। यदि किसी निकाय में कई बिंदु आवेश हों, देखिए निकाय है, इसमें कई बिंदु आवेश हैं। यदि किसी निकाय में कई बिंदु आवेश हों, कई बिंदु आवेश हों तो उनमें किसी एक आवेश पर, देखिए Q1 आवेश पर हम लिए हैं, तो उनमें किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल, अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है, के सदिश योग के बराबर होता है, के सदिश योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है, लिख दीजिएगा, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो अगर आता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत बताइए, तो आपको इतना ही लिखना रहेगा। अब देखिए यह सिद्धांत हमने कहा, इस निकाय में कई बिंदु आवेश हैं, इनके बीच लगने वाला अगर बल निकालना है तो एक बिंदु आवेश को स्थिर मान लीजिए और स्थिर मानते हुए देखिए सदिश, चूंकि बल सदिश है तो आप देखिए वेक्टर इसके ऊपर लगा दीजिए और इसके साथ यूनिट वेक्टर शामिल किया जाएगा। चूंकि यह केवल परिमाण बताता है और इसके साथ इसमें यूनिट वेक्टर बताया गया होगा 11th में, उसमें परिमाण एक होता है लेकिन दिशा होती है। तो परिमाण तो एक रहेगा, दिशा इसमें रहेगी, इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन दिशा इसमें सम्मिलित हो जाएगी। उसी तरह से देखिए हर जगह यूनिट वेक्टर हमने लिया है। अब इसके बाद देखिए वेक्टरों के सदिश योग के यह बराबर है, तो आप सदिश यहाँ लगा दीजिए। जब कहा है सदिश योग के बराबर है तो सदिश लगा दीजिए और इसके बाद इसको नोट कर लीजिए आप लोग। यह हो गया जो बहुत से आवेशों के बीच लगने वाला बल है, वह इसी फार्मूले से उसकी गणना की जाएगी। इसको नोट कर लीजिए सब लोग। हम रुके हैं, फिर आगे आप लोगों को बताएंगे एक हेडिंग और। मिटाते हैं तब फिगर बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए अब आता है
इसको समझ लीजिएगा और स्वयं लिखिएगा इसको। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है, यानी डिफरेंट बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। देखिए, वैद्युत बल जिसको आप कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, वह प्रबल होता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसकी अपेक्षा दुर्बल होता है। जैसे देखिए, अगर आपको चेक करना है तो देखिए, पहले नंबर पर वैद्युत बल में कूलाम का नियम लगता है, जिसमें बताया जाता है F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r² होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, F = G आता है, वहां पर G आता है, और यहाँ पर द्रव्यमान m1 × क्या रहता है, m2 रहता है, r² रहता है। देखिए, यह ग्रेविटेशनल फोर्स आप 11th में पढ़े हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम, दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला, इसमें आकर्षण बल केवल होता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, एक तो अंतर यह भी लिख सकते हैं कि यह जो इलेक्ट्रिक फोर्स है यानी वैद्युत बल है, उसमें कूलाम का नियम लगता है, और जो गुरुत्व बल है उसमें जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम लगता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम यह 11th में मिला है। तो कौन बल प्रबल है, यह जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वह प्रबल होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दुर्बल होता है। ये एक अंतर हो गया। एक अंतर कूलाम का नियम लगता है, इसमें न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लगता है, यह अंतर हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देखिए, अगर इस फार्मूले का यूज करना चाहते हैं तो देखिए, अगर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच आपको निकालना है तो यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन का आवेश रख देंगे, दूरी रख देंगे। उतनी ही दूरी पर यह देखिए, अगर r वही है मान, तो उनका द्रव्यमान, दोनों इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन का रख दीजिएगा। 9.1 × 10⁻31 होता है, इसको रखिएगा दोनों जगह, और जी का मान रखिएगा और कंपेयर करिएगा, दोनों तुलना करिएगा, देखिएगा यह बल ज़्यादा आएगा और यह बल क्या आएगा, कम आएगा। तो यह ध्यान रखना है। तो अब फिर तीसरा नंबर पॉइंट पे आएंगे कि यह बल हमने बताया था जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल लगता है, और इसमें केवल आकर्षण बल लगता है। गुरुत्व बल में केवल आकर्षण बल लगता है। तो इसी तरह आप लोगों को हेडिंग डाल करके यह इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स हेडिंग डाल करके उसमें डिफरेंट 3-4 पॉइंट करके लिख लीजिएगा आप लोग। अब इतना तो करिएगा ही, पूरी चीज़ हमारी लिखवाई हुई आप करेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। अगर स्वयं लिखेंगे, वीडियो सुन करके लिखेंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए, आज इतना ही बताएंगे। इसके अलावा देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग धीरे धीरे लगाते रहेगा। फिर हमको जब हम थियरी बता लेते हैं तो फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, वह भी एनसीईआरटी के बुक से सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रयास करिए, अपने से सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।